अरे के थ्रू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग स्टोर करने के दो तरीके से हमारे पास, कैरेक्टर अरे या कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी तरीका है स्ट्रिंग स्टोर करने का। चाहे इसको हम या फिर किसी जो कंपाइलर अपने आप नल स्ट्रिंग लगाए तो ये स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए कि ये तो हमारे पास एक स्ट्रिंग आया। ठीक है, इस तरह के मल्टीपल स्ट्रिंग्स हमारे को स्टोर करना है। तो या तो एक तरीका है कि हम मल्टीपल अरे बना दें। ठीक, दूसरा तरीका ये कि मल्टीपल डायमेंशंस के अरे बना देते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने इंटीजर के लिए एक वेरिएबल बनाया था और मल्टीपल इंटीजर के लिए अरे आया था। ठीक है, वैसे हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग के लिए एक कैरेक्टर अरे है, तो अगर मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करने हैं, मान लीजिए कि स्टूडेंट के सबके नाम स्टोर करने हैं। ठीक है, तो एक मनीष अगर स्टोर करना था तो एक कैरेक्टर अरे में स्टोर किया था, पर अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करना है, ठीक है, एक नाम एक स्ट्रिंग की बजाय मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो मल्टी डायमेंशनल अरे या टू डायमेंशनल अरे से हम स्टार्ट करते हैं। टू डायमेंशनल अरे में हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये तो रो डिफाइन होता है और ये कॉलम डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब कि कितनी रो है, कॉमन 2 रो है, कॉलम कितना है 3। ठीक है, अब इसको कॉलम को पहले ऐसे करना है। इसमें क्या है कि आपको ये रो का आप चाहें तो डेफिनेशन जब बना रहे हैं स्ट्रिंग तो बता सकते हैं कि मेरे पास कितने स्ट्रिंग्स हो गए, कितने स्ट्रिंग है, 2 है ना अभी हमारे पास, 2 रोज और मैक्सिमम कॉलम स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब अपने आप में एक ABC स्ट्रिंग है और एक BF स्ट्रिंग है। ठीक है, और हर एक स्ट्रिंग की अपने आप में मैक्सिमम लेंथ मुझे बताइए जैसे 5 हो सकती है। ठीक है, जूम करेंगे। हाँ, ये अज्यूम इस तरह से करें। अभी इन कंडीशंस के लिए तो आप अजम्पशन लेके चलो। ठीक है, पर अल्टीमेटली होता ये है कि क्योंकि आप अजम्पशन नहीं ले सकते, मतलब कि हमेशा आपके पास 5 से ज़्यादा का स्ट्रिंग आ सकता है। अगर आप इनपुट ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा सा नाम भी दे सकता है अपना, या तो आप बहुत बड़ा एक अजम्पशन लेके चलें, वो भी गलत होता है। तो उसका तरीका होता है कि आप डायनेमिकली डिसाइड करते हैं कि कितना स्पेस ले रहे हैं, तो जितना इनपुट आ रहा है उसके हिसाब से आप एलोकेशन करते हैं, तो वो डायनेमिक एलोकेशन वाले एरिया में चला जाता है। ठीक है, पर अगर आप स्टैक को बना रहे हैं, प्री डिफाइंड आपका एरे है, तो उसमें आप एक एग्जाम्पल ले लेंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, जब हम डेटा से पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि जितने भी इनपुट स्ट्रक्चर्स में है उनका कोई डेफिनेशन शुरू से हम डिफाइन नहीं कर देते हैं, हमें डायनेमिकली एलोकेट करना है। मेलॉक, कैलॉक या ये आपके इसमें भी न्यू C# में जो होता है वो इसीलिए होता है कि शुरू में आप एज्यूम नहीं कर सकते कि कितना बड़ा स्ट्रिंग आने वाला है या कितने सारे नाम आने वाले हैं, ये भी जज नहीं कर सकते। तो इसमें आप अभी हम जैसे एज्यूम कर लेते हैं कि 5 है। ठीक है, कि 2 स्ट्रिंग आएंगे, रो डिफाइन होता है कितने स्ट्रिंग आएंगे, और हर स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ 5 होगी। ठीक है, हालांकि यहाँ भी 3 से खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा है तो हमारा साइज 1 था एक्चुअली। मतलब अगर हम कुछ नहीं लिखते यहाँ पे तो कंपाइलर अपने आप में इसको एक एलिमेंट का अरे बनाता, कैरेक्टर अरे, बस स्ट्रिंग बनाता, एक स्ट्रिंग होता है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे या तो आप डिफाइन ना करें तो ये क्या करेगा कि देखेगा अच्छा आपने इनिशियलाइजेशन कितने अरे कितने स्ट्रिंग्स का इनिशियलाइजेशन किया है, 2 का किया है, तो अपने आप उसको 2 बना देगा जब कंपाइल करेगा तो। और ये मैक्सिमम कि एक स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं एक बार देखा, या ये BF की जगह MANISH
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहाँ 6 रखना होगा, फिर 5 से काम नहीं मिलता। तो हम 5 और 6 मैक्सिमम कितना होता है, इसकी डेफिनेशन हम डायनामिक एलोकेशन में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कंसेप्ट देखते हैं कि इसका मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम ऑपरेट कैसे करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स। अगर ये नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट, हाँ जी, अगर ये नहीं डालते हैं तो बाय हाँ, तो उसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा करता है वो, ये जो है ना, इसमें ये क्या कहता है कि आप पहला सब्जेक्ट छोड़ सकते हो पर दूसरा देना जरूरी है, कंपाइलर रोक लेता है। उसका रीजन ये है कि उसको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ये तो पता लग ही रहा है कि कितने हैं टोटल, मतलब वैसे तो उसको ये भी लेंथ भी मैक्सिमम पता लग रही है, पर वो उसने अपने आप को लिमिट कर लिया कि मैं इतना पता लगा लूंगा कि आपका टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, हर एलिमेंट की टोटल लेंथ कितनी है वो आपको बताना पड़ेगा। मैक्सिमम वाली बता दो आप, ताकि मेरा काम हो जाए। तो इसके लिए भी वो कंपल्सरी बोलता है, मतलब ये मोबाइल रोक देगा अगर आप किसी जगह कुछ नहीं लेंगे, पर इसके लिए नहीं रोकेगा, ये आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ये वो अपने आप पता लगा लेगा कि यहाँ से कितने एलिमेंट्स हैं, कितने स्ट्रिंग्स हैं टोटल। So this empty is allowed, but this is not. You will have to define the maximum length of the string. इसका नुकसान भी है एक्चुअली कि अगर आपका 2 ही एलिमेंट का है और आपको 5 दे रखा है तो मेमोरी एलोकेट करेगा वो 5 के लिए। इसीलिए फिर हम कैरेक्टर पॉइंटर की तरफ जाते हैं, वो देखते हैं। ये हमने कैरेक्टर अरे डिफाइन किया 2 डायमेंशन का, जिसमें कि बोला कि एक स्ट्रिंग होगा 1 और उसकी लेंथ मैक्सिमम 5 होगी। तो ये क्या देगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 2 मैनी इनिशियलाइजर, मतलब आपने यहाँ तो 1 बोला पर एक्चुअली उसको 2 स्ट्रिंग डिफाइन करती है उसके लिए। तो उसने बोला कि नहीं भाई यहाँ तो 2 मैनी इनिशियलाइजर्स हैं, ठीक है, या तो आप इसको हटा दें तब इसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो या फिर इसको 2 कर दें तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में अगर बड़ा हो गया तो हाँ, तो उसके लिए हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं, जो आप सी# में न्यू करके करते हो ना, जब डॉटनेट में न्यू करते हो तो एक्चुअली पर्पस उसका यही होता है कि आप उस समय रन टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए। तो ये स्टैटिक टाइम पे डेफिनेशन है ये सर। तो इसीलिए नीड आई थी कि जब आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ गई जिसमें कि आपको पता है कि मैक्सिमम मुझे अभी नहीं पता चलता, यूजर से जब इनपुट होगा तब मुझे पता लगेगा कि मैक्सिमम कितना साइज आ रहा है या कितनी एलोकेशन चाहिए मुझे, उसके लिए आप डायनेमिकली एलोकेट करेंगे। तो उसमें न्यू होता है, सी में मेलॉक होता है, सेम ही कंसेप्ट है डायनेमिक मेमोरी, उसको हम अलग से लेंगे। मतलब बात आपकी सही है कि अगर ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा, तो इससे हैंडल नहीं होगा, वो अलग क्रिएट है। अब ये क्या कर रहा है कि देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाले डेफिनेशन देखूँ तो यहाँ पे मैंने उसको 3 स्ट्रिंग बोल दिया, जबकि दिया 2 ही, तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करता है, तीसरे में ना नल डाल देगा, वो मेमोरी एलोकेट कर देगा, 3 स्ट्रिंग मान लेगा और लास्ट वाले में एम्प्टी छोड़ देगा, स्पेस ले लेगा, करेक्ट। ये दूसरा तरीका है डिफाइन करने का। तीसरा, जिसमें कि हम हर एक कैरेक्टर को बता रहे हैं, मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रिंग हो गया पहला, ठीक है, ABC हमने पहले डबल कोट में दिया था, इंडिविजुअल कैरेक्टर दे दिया और लास्ट में कुछ /0 लगाया, ठीक है, और ऐसे ही DEF ये दूसरा वाला दिया। तो ये अलग अलग तरीके से हम डिफाइन किया हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स कैसे स्टोर किए हैं। ये आप केवल .c फाइल्स का आज वैसे ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं।
उसी का एनहांसमेंट है ये। सिंगल स्ट्रिंग को हमने जैसे इसमें काम किया था एक करेक्टर के साथ, वैसे ही उसका मल्टीपल स्ट्रिंग्स आ गए तो कैसे मैनेज करना है, कैसे लिखना है। कमेंट में लिखा लेंथ ऑफ कैश शुड बी अज्यूमिंग द लास्ट कैरेक्टर को टू 20। नहीं, ये 20 इज जस्ट वो मैं नीचे भी मैंने 20 मार्क कर रखा है ताकि इसके लिए जो प्रिंटअप है वो कहाँ है उसके लिए यहाँ पे ये 20 मार्क है कमेंट में। मतलब इट इज जस्ट टू नोटिफाई कि मेरे को इसका जो ये क्या होता है ना, इसमें सारे डेफिनेशन वेरिएबल्स के ऊपर देने पड़ते हैं और बाद में फंक्शन बनाना पड़ता है। तो इस प्रोग्राम में 2-3 कंसेप्ट आ रहे हैं। तो वो लेंथ वाला जो था वो मैंने नोटिफाई कर दिया कि 20th जहाँ नीचे लिखा होगा उसके कॉन्फिडेंट प्रिंटअप कीजिए। ठीक है, आते हैं इस पे। इसमें क्या है, यहाँ पे हमने इसमें भी 2 डायमेंशनल अरे है, मास्टर लिस्ट, और उसमें 6 स्ट्रिंग्स हैं, अक्षय, पराग, रमन 3 और ये 3 नीचे के 6 स्ट्रिंग। और उसमें बोला कि हर एक स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ 10 है, मतलब आपको एलोकेशन 10 का करना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, यहाँ से लेट से यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा था, ये एक बाइट एक करेक्टर को देता गया। अपने आप में अक्षय जो है अपने आप में एक करेक्टर है, ए एक करेक्टर है, के एक करेक्टर है। ठीक है, हर एक के लिए एक बाइट देता गया, तो लास्ट में एक नल रख दिया। ठीक है, अब चूंकि उसको हमने बोला था कि 10 का स्पेस लेना है आपको हर एक स्ट्रिंग के लिए, तो उसने टोटल एलोकेशन की 10 की। ठीक है, अब चूंकि स्ट्रिंग छोटा था तो बाकी वो नल पड़ा है, स्पेस तो कंज्यूम्ड है। ठीक है, ये 10 के बाद 54 पर खत्म हो रहा था, अगला एड्रेस 64 पे शुरू किया, ये कंटीजियस अरे हो गया ये। उसके बाद ये पराग यहीं खत्म हो गया, बाकी 4 वेस्ट हो गए। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये 6 स्ट्रिंग आए जो कि यहाँ से शुरू होकर के हर स्ट्रिंग को उसने 10 बाइट दी और 10-10 बाइट करके आगे गया, और ये इस तरह का हमारा एलोकेशन है। Here this are the base addresses of the successive names. As seen from the above pattern, some of the names do not occupy all the bytes reserved for them. For example, even though 10 bytes are reserved for storing the name Akshay, it occupies only 7 bytes. 6 तो नाम और 7वां null. ठीक है, thus 3 bytes go waste. Similarly, for each name there is some amount of wastage. In fact, more the number of names, more will be wastage. Yes, तो अब इसको कैसे मैनेज करते हैं? इसका ऑल्टरनेट वे है अरे पॉइंटर्स के थ्रू। ठीक है, ये आइडिया लगा, ये पिक्चर। ये हमारे पास जब सिंगल डायमेंशनल अरे से काम कर रहे थे तब इस तरह से थी पिक्चर। ठीक है, जब मल्टी डायमेंशनल अरे आ गया ये 5 है, 1 2 3 4, 5वीं खाली, D E F, एक नल, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, बस वो पिक्चर को उसने टेबुलर फॉर्म में बनाना था, पर एक्चुअली कंटीन्यूअस है। तो इसको हमने कैसे बनाया, A B C D F 2 स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग के लिए हमने 5 बाइट बोली, तो 1 2 3 चौथा नल, क्योंकि यहाँ पे नल लगाएगा उसके बाद स्ट्रिंग को डेफिनेट कर देंगे, 5वां वेस्ट। हमने ABC लिखा, अगर हम डबल क्वेश्चन लेते हैं तो होता ये कि जो नल कैरेक्टर है कंपाइल अपने आप आ रहा है, इसमें वैसे एक बची है हमारी 5 की। तो इसमें ये नहीं कि 2 बेसमेंट कैरेक्टर भी सिर्फ जो नल था इसे अपने आप डिफाइन करता है, तो शो ना करता है 5 नहीं, उसको स्टोर करता है, स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे दिखाते हैं कि ABC में हम इसमें 3 देते हैं। हाँ एक्चुअली
अगर आप स्ट्रिंग लेंथ के पर्पज से देखो ना, जो हमारा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रिंग एक्चुअली यूजर के रिस्पेक्ट में ये लेंथ निकालता है कि एक्चुअली यूजर के रेस्पेक्ट में लेंथ क्या है। एक्चुअली तो सिर्फ स्ट्रिंग एज सच स्ट्रिंग यूजर के रेस्पेक्ट में सिर्फ एबीसी है। कंपाइलर की टर्म्स वो 1 बाइट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा है। लेकिन सर जैसे ऊपर वाला है, तो मैं समझ में 3 तो 3 उसमें कैरेक्टर है, 3 बिट वो 3 बाइट लेंगे तो तब चल जाएगा। क्या मुझे नल कैरेक्टर कंपाइलर अपने आप लगा लेगा? हाँ, उसमें दिक्कत ये आती है कि अगर आप उसको 3 ले लोगे ना, तो जब प्रिंटफ कराओगे करके देखना, उसको नल मिलेगा ही नहीं। अगर आपने नल नहीं लिया है और मतलब वहाँ पे अगर नल नहीं है तो आपको गार्बेज आना शुरू हो जाएगा, वो टर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा उसको। नल की तो यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। नल आपका होना जरूरी है, या तो आप कंपाइलर को डालेंगे या आप अपने आप डायमेंशन में डालेंगे। स्पेस तो ले रहा ही नहीं नल का, स्पेस तो नहीं ले रहा। स्पेस मतलब मेमोरी में तो नल के लिए स्पेस जा रही है, पर यूजर के एस्पेक्ट में जब वो लेंथ पूछता है कि मेरे को एक्चुअली स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, तो वो 3 ही निकाल देगा। क्योंकि यूजर का एस्पेक्ट अगर मनीष नाम है किसी का, तो कितने कैरेक्टर का नाम है? MANISH 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6, तो 7 लेगा। कंपाइलर 7 लेगा। लेकिन वो शो में 6 हाँ, पर यूजर का एस्पेक्ट मतलब आपको बाहर से आप प्रोग्राम खोल रहे हो कि मेरे को मनीष की लेंथ बताओ कितनी है, मनीष के नाम में कितनी लेंथ आती है, तो 6 ही आती है। नल तो कंपाइलर ने वो नल उसके अपने मैनेजमेंट के लिए है। नल उसको अपना नल चाहिए कि मैं कैसे पता लगाऊं कि स्ट्रिंग कहाँ खत्म हो रहा है। वो अपने मैनेजमेंट के लिए एक नल लगाता है लास्ट में। डबल कोट्स में अपने आप यूज कर लेते। डबल कोट्स में अपने आप लगाता है। सिंगल कोट्स में आपको अगर इंडिविजुअल एलिमेंट भर रहे हो तो आपको खुद लास्ट में नल लगाना है। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो वो गार्बेज वैल्यू ऑपरेशन में आएगी। तो आप ये करके देखना ये कि आपने अरे छोटे साइज का बनाया और उसमें फिर उसको ऑपरेट करके देखा। तो इसका ऑल्टरनेट वे ये है स्पेस सेव करने का, अरे ऑफ पॉइंटर। ये हमने देखा था कल कि एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर पॉइंटर में कैसे करना है। तो अगर मल्टीपल चाहिए तो कैरेक्टर पॉइंटर PTR अरे लगा दो ABC मतलब मैं आपसे 2 लेके चल रहा हूँ और मल्टीपल हो सकते हैं, वो अपने आप देख रहे हैं कितने चाहिए। ठीक है, ये हमारे एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर पॉइंटर था। ठीक है, इसमें देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, नेम स्टोर करने के लिए पहले डबल डायमेंशन रखा था, अब यहाँ पे कैरेक्टर पॉइंटर लिया। तो अब पॉइंटर अपने आप में अब मतलब अरे जो हुआ है वो पॉइंटर्स का अरे है, स्ट्रिंग्स का अरे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पे हमारा स्ट्रिंग्स का अरे था, यहाँ पे पॉइंटर्स का अरे है। अगर आप तुम देखोगे तो कंडीशन मेमोरी पॉइंटर्स को मिली है, इनको नहीं मिली है, तो डाइवर्स है, ये अलग अलग जगह पड़े हुए हैं। मतलब वहां पे अरे जो है ना वो कैरेक्टर पॉइंटर्स का है। डेफिनेशन में देखो सब इंपॉर्टेंट उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो एरे है वो पॉइंटर्स का एरे है, जो कि कैरेक्टर पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसको दी गई है पहला एलिमेंट जो है ये पॉइंटर का नेम जीरो वाला जो एलिमेंट है वो है ये। मतलब यहाँ पे अक्षय एक किसी मेमोरी में एलोकेट हुआ, उसकी पहली एड्रेस जो था 182 पे शुरू हुआ था, 182 इसको मिला और ये अपने आप में पॉइंटर का एड्रेस है और ये स्टोर कर रहा है अक्षय है। और ऐसे ही 189 कहीं पे है सेकंड वाला एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे इसने जो मेमोरी एलोकेट की है एलिमेंट्स को, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, वो उतनी ही की है जितनी जरूरत है। यहाँ पे जो साइज, ये तो खैर मैंने ये दिस नॉट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, तो AKSHY 1 2 3 4 5 6 और 7वां नल, तो ये 7 बाइट ही ले रहा है सर, जबकि वहाँ पे हमारे 10 बाइट्स वेस्ट हो गए। क्योंकि ये अपने आप में एज सच कोई एरे नहीं है। मतलब इसको जितनी चाहिए थी उतनी उसने डबल कोट्स के हिसाब से एलोकेट की
और स्ट्रिंग टेबल में, और उसका पॉइंटर उठा के एरे ऑफ पॉइंटर्स में दे दिया, उसकी वैल्यू फिल कर दी यहाँ पे। तो हमारी यहाँ पे जो कंजम्पशन हुई वो हुई टोटल 41 तो इनकी हुई, नाम की, जो पहले 60 हो रही थी, प्लस यहाँ पे पॉइंटर की भी 12 पॉइंटर भी आए हमारे, 12 बाइट इसके भी, क्योंकि 6 पॉइंटर थे, हर पॉइंटर अपने आप में 2 बाइट ले रहा था, तो 12 ये भी एडिशनल स्पेस आई, पर उसके बाद भी 53 लगे, वहाँ पे 60 वेस्ट हो रहे थे, यहाँ पे 53 में काम हो गया। नहीं, पॉइंटर अपने आप में तो ये डेफिनेशन है कि वो पॉइंट किसी करेक्टर को करेगा, और पॉइंटर अपने आप में तो 2 बाइट लेगा, मतलब वो भी तो अपने आप में एक वेरिएबल है जो कि एक अनसाइंड इंटीजर रखेगा, समझ लो, तो उसकी वैल्यू तो अपने आप में अनसाइंड इंटीजर है ना। वो ये बात है कि वो जब डी रेफर करके जाएगा तो ये मानता है कि मैं जब डी रेफरेंस करूंगा तो मैं करेक्टर मान के चलूंगा उसको, कि मेरे पास जो एड्रेस है वो एक करेक्टर का एड्रेस है, ठीक है। मतलब पॉइंटर अपने आप में तो एक वेरिएबल है, अनसाइंड इंटीजर का उसमें एड्रेस वैल्यू रहती है। ये इस तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मतलब करेक्टर पॉइंटर है पर अपने आप में एक वेरिएबल है जो कि अनसाइंड इंटीजर रखता है। डिफरेंस उसमें यही है कि ये जो उसमें 12 नहीं है, मतलब पॉइंटर में। हाँ जी, देखो इसमें क्या हुआ कि आपको करेक्टर पॉइंटर 6 करेक्टर पॉइंटर उसने बनाए, ठीक है, 12 ले लिया, डबल ले लिया। हाँ, तो हर एक के लिए 2 बाइट दे रहा है ना वो, पॉइंटर अपने आप में 2 बाइट लेता है, तो हर एक के लिए 2 बाइट हो गए। एक तो एडवांटेज करेक्टर पॉइंटर का ये हुआ कि हमने स्पेस सेव किया, ठीक है, वहां से नजर आ रहा है आपको। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको अगर कोई स्ट्रिंग्स के साथ मैनिपुलेशन करना है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, तो वो करेक्टर अरे के साथ हमेशा डिफिकल्ट होगा। मैनिपुलेशन, डेटा का मैनिपुलेशन, उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है और उसके साथ सॉर्टिंग, सर्चिंग या अलग अलग ऑपरेशन करने हैं, तो उनमें हमेशा पॉइंटर से करना आसान होता है। तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 2 डेफिनेशन थी, ये करेक्टर पॉइंटर के थ्रू हमने बनाया था, और वो पहले बनाया था 2 डायमेंशनल अरे, सेम ही डेटा था हमारे पास, 2 अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे लिखा था हमने, ठीक है। अब एक इसको ऑपरेशन क्या करना है, यू वांट टू एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ द नेम्स रमन एंड श्रीनिवास, मतलब कि ये स्वैप हो जाए, यहाँ पहले 2 ही आए पर उसके बाद यहाँ श्रीनिवास आ जाए और फिर रमन आ जाए, चाहे वो इस तरीके से करो चाहे वैसे करो, ठीक है। ये हमारे को काम करना है, ये स्वैप करना है, दो एलिमेंट्स को स्वैप करना है, 2 स्ट्रिंग्स को स्वैप करना है। मतलब ये सॉर्टिंग का पार्ट भी हो सकता था कि आपका मान लीजिए रमन नीचे होता और एस उल्टा सॉर्ट करना था हमारे को डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप अभी हम स्वैप मान के चल रहे हैं, पर सॉर्टिंग में अपने आप में ऐसे ही ऑपरेशन होते हैं, आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जा रहे होगे, ठीक है। तो उसमें क्यों एडवांटेज होता है जब हम करेक्टर पॉइंटर्स के साथ, अरे ऑफ करेक्टर पॉइंटर्स के साथ ऑपरेट करते हैं। ये जो फंक्शन है, ये जो प्रोग्राम है, ये इसको यूज कर रहा है जो हमारे पास डबल डायमेंशनल अरे था, ठीक है। पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है डबल डायमेंशनल अरे को। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन आप लेफ्ट वाली मान के चलना, वो हमने उसकी अरे मान रखा है, इसको भूल जाओ। इस प्रोग्राम के लिए वो वाला रेफरेंस है हमारे पास। हालांकि इसने यहाँ पे नेम्स मान लेना, मास्टर लिस्ट की वजह से उसको नेम्स करता है। ठीक है, ये प्रोग्राम, इनका दोनों का रोल देखेंगे बाद में क्या है। पहले हम प्रिंटफ करते हैं कि ओरिजिनल, पहले हम आर्गुमेंट ले रहे हैं नेम्स में 2 और 0, सेकेंड मतलब कि 0 1 0 से शुरू होता है, 0 1 एंड 2, थर्ड रो
ठीक है, मतलब थर्ड नाम 0 1 2 रमन, ठीक है, और उसका पहले एलिमेंट का एड्रेस, पहले एलिमेंट रमन में R का एड्रेस, ये हमने इसको पास किया, यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, मतलब उसको एज ए स्ट्रिंग ऑपरेट करो, ठीक है, और जहाँ तक नल नहीं है वो उसको प्रिंट करा देगा। रमन में लास्ट में नल मिलेगा ना उसको, RAMAN के बाद नल मिलेगा उसको, है ना, तो वहाँ पे वो रुक करके यहाँ पे परसेंटेज एस के टाइम पे आउटपुट दे देगा रमन, वो आउटपुट नीचे है ओरिजिनल रमन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक और परसेंटेज एस लगाया है जिसका कि यहाँ से आउटपुट आ रहा है कि नेम्स में थर्ड और 0th एलिमेंट, मतलब थर्ड वाला, मतलब कि 0 1 2 3 श्रीनिवास, ये 0 से शुरू होता है ना, पहला एलिमेंट नेम्स का 0 से शुरू होगा, फिर उसका नेक्स्ट 1, फिर 2 और फिर 3, तो 0 अक्षय, 1 पराग, 2 रमन, 3 श्रीनिवास। तो श्रीनिवास का पहला एलिमेंट एस, उसका एड्रेस दे दो, तो उसने इसका पहला एड्रेस एस का एड्रेस दिया, यहाँ पे ये परसेंटेज एस था, इसने स्ट्रिंग की तरह ऑपरेट किया, लास्ट में नल पे जाकर रुक गया, तो पूरा श्रीनिवास प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ में। तो ये तो हो गया ओरिजिनल, अभी हमने बिना स्वैप किए इसको प्रिंट करवाया, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत भी करोगे ना तो ये आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर आप जो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो दिस कुड बी डेफिनेटली कंफ्यूजिंग, मतलब इट इज कॉम्प्लेक्स, मतलब इफ यू सी इट लाइक दिस इट इज कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली, ठीक है। बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग स्मॉल, मेकिंग स्मॉल प्रोग्राम्स, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये एंड क्यों लगा रखा है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। अब जैसे अगर एंड नहीं भी लगाओगे तो भी ये आउटपुट आएगा, क्योंकि अरे नेम इटसेल्फ इज योर एड्रेस दे देगा। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं कि अब ये क्या कर रहा है, अब स्वैप करने का काम कर रहा है कि रमन को श्रीनिवास का स्वैप करना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हमने मैक्सिमम लेंथ जो मान रखी है हर एक स्ट्रिंग की 10 है, मतलब कि 0 to 9 जाएगा सबसे, ठीक है। तो हम I = 0 to I <9 I++ करते हैं, एक कैरेक्टर हमने बना रखा है। अब नेम्स ये 2I, मतलब यहाँ से कि पहला 0 लेगा वो 20, यही रमन का R, पहले लूप में R उठाएगा, R को T में डालेगा, फिर क्या करेगा, जो श्रीनिवास का S लेगा पहले लूप में, S को इसमें डाल देगा, अब R की जगह S हो गया ऊपर में, ठीक है, और जो S की जगह पे R हो गया। अब एक एक एलिमेंट स्वैप करता जा रहा है ये, स्ट्रिंग था हमारा, वो था श्रीनिवास। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, एरे में आपको जनरली वो नल वगैरह देख नहीं रहा है, वो ये कर रहा है कि मैं सीधे सीधे हर एक को स्वैप कर देता हूँ, मतलब R को यहाँ डालता हूँ, S को उठा के यहाँ डाल देता हूँ, A को उठा के यहाँ डालता हूँ, R को यहाँ डाल देता हूँ, तो एक एक एलिमेंट करके स्वैप होता जा रहा है। नेम का पहला I जब पहली बार 0 होगा तो नेम्स में 2 और 0 आएगा, तो क्या आएगा, 2 और 0 में R आ गया, ठीक है। और ऐसे ही 3 और 0 में क्या आएगा, S, तो उसने इसको टेम्परेरी में लिया था और S वाले को उठा के इसमें कन्वर्ट किया, और जो टेम्परेरी में स्टोर किया था उसको थर्ड वाले में डाल दिया। एक एक करेक्टर उसने सारे स्वैप कर दिए, मतलब वो यहाँ पे भी गया, जो भी था सीधे सीधे स्वैप कर दिया, पूरे एक एक करेक्टर को सारे स्ट्रिंग को स्वैप कर दिया। तो इस तरीके से करेक्टर अरे में हमने एक एक एलिमेंट को स्वैप किया। और उसके बाद जब हमने आउटपुट देखा तो जब 2-0 पहले कर रहे थे और जो 2-0 अब कर रहे थे तो उसमें श्रीनिवास लिखा हुआ रहा है, और जब 3-0 अब कर रहे हैं और यहाँ जब कर रहे थे ऊपर पहले उसमें श्रीनिवास आ रहा था, अब रमन लिखा हुआ रहा है।
ठीक है। अब दूसरा वाला तरीके से देखते हैं। ये कैसे एफिशिएंटली मैनिपुलेट हो सकता है। हमारे पास दूसरा हमने डेफिनेशन इस तरह से दी थी कि मल्टीपल पॉइंटर्स के अरे बना दो, ठीक है। तो अरे तो हमारा मल्टीपल पॉइंटर्स का है, पर एक्चुअली ये स्ट्रिंग अलग अलग जगह स्टोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर पॉइंटर टेम्परेरी बनाते हैं। ये तो वैसे ही वही प्रिंटफ किया जो पहले जैसे किया था। ये एड्रेस दे देगा सेकंड वाले का, और वो लास्ट में उसको जहाँ नल मिलेगा वो उतना वहाँ तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेम्स 2 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंटर पड़ा था नेम्स, अपने आप में नेम्स में एक्चुअली अब स्ट्रिंग नहीं है, नेम्स में अपने आप में पॉइंटर पड़े हैं, कैरेक्टर पॉइंटर पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब पॉइंटर आया उसको हमने टेम्परेरी में स्टोर किया, और थर्ड वाले का उठा के 2 में चेंज किया, और जो टेम्परेरी था उसको थर्ड में कर दिया। यहाँ पे सिर्फ इतने ही ऑपरेशन से आपका पूरा स्वैप हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप वो पिक्चर देखो, ये वाली, अगर आप ये पिक्चर देखो तो इसमें हमारे पास अगर रमन और ये वाला पॉइंटर जो था 195, ये रमन को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, और ये 205 श्रीनिवास को पॉइंट कर रहा था। तो आपको करना क्या है, उसको वहीं पड़ा रहने दो, सिर्फ 201 को यहाँ डाल दो और 195 को यहाँ डाल दो। सिर्फ एड्रेस स्वैप किया हमने, क्योंकि हम हमेशा इनको जो रेफर कर रहे हैं तो हमेशा पॉइंटर्स के थ्रू रेफर कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उनको एक्सेस करेंगे। तो आपको ईच एलिमेंट डजंट नीड टू बी स्वैप। मतलब हमारा कोई भी इसके ऊपर ऑपरेशन, अगर आपने पॉइंटर्स इनके स्टोर कर रखे हैं तो जितने भी ऑपरेशन हैं आपको पॉइंटर्स के थ्रू करने हैं। पॉइंटर से डी रेफर करके यहाँ जाओगे, उनका एड्रेस भी लोगे तब भी पॉइंटर्स के थ्रू जाओगे, जो भी करोगे पॉइंटर्स के थ्रू करोगे। तो फिर जब आपको यहाँ पे अगर आप स्वैप कर दोगे तो इनको इंडिविजुअल एलिमेंट स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे उसने बस एड्रेस ही उठाया और इस वाले एलिमेंट में इसका एड्रेस डाला और इसको उठा के यहाँ डाल दिया। तो अब आपकी सीक्वेंस में हमेशा जब भी आप एरे ऑफ पॉइंटर देखोगे तो यहाँ से जब उठाना शुरू करोगे तो तीसरे वाले में हमेशा श्रीनिवास का 201 पे आ जाएगा श्रीनिवास, और यहाँ पे 195 आ जाएगा तो ये रमन दिखाएगा। एरे कैरेक्टर उठाएगा, पॉइंटर एड्रेस उठाएगा। हाँ जी, अच्छा, एरे फिर से बताओ। एक एक कैरेक्टर करके उठाएगा और पॉइंटर एड्रेस उठाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। पॉइंटर हमेशा एड्रेस उठाएगा, बिल्कुल। जो एड्रेस उसने को एलोकेट हो, हाँ, वो एड्रेस को उठा के उस एड्रेस को डाल के उधर डाल देगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चेंज हो जाएगा। यस, ऊपर भी नाम चेंज हो गए या वहीं पड़े रहेंगे? वो वहीं रहेंगे, उनको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हमेशा इनको एक्सेस करने के लिए नेम्स वाले अरे के थ्रू जाओगे ना। तो जब नेम्स 0 करोगे तो अक्षय पे पहुंचोगे, नेम्स 1 करोगे तो पराग पे जाओगे, तो नेम्स 2 करोगे तो आपको अब चाहिए था रमन की बजाय श्रीनिवास, तो हमने एड्रेस ही जब चेंज कर दिया 201 यहाँ आएगा तो 201 के थ्रू हमेशा वो श्रीनिवास पे जाएगा। तो सीरीज में वो ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, बस और कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास हमने इनको एक एक करके एलिमेंट स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को, क्योंकि हम इनके ऊपर जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं पॉइंटर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो जो आपने एड्रेस ही चेंज कर दिया तो जब भी यहाँ इस एलिमेंट पे आएगा वो तो सीक्वेंस चेंज हो गई। हमेशा इस एलिमेंट जब भी आएगा तो वो हमेशा उसको श्रीनिवास मिलेगा, ये क्योंकि 201 यहाँ आ चुका है। बोले इनडायरेक्ट वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रिंग्स है, मतलब पॉइंटर्स के थ्रू आप इनडायरेक्टली मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ दिखाई भी देती है या इंटरनल नहीं है? नहीं, दिखाई तो नहीं, मतलब इसमें तो जितने प्रोग्राम से देख मतलब आप ये पिक्चर बना के समझ सकते हैं। ऐसा अगर आप देखोगे तो देखना, तो इसमें इट्स नॉट जब बिल्डिंग बनती है उसमें तो हम देखते हैं कि क्या बन रहा है, कंक्रीट लग रहा है, इसमें देखना बड़ा मुश्किल है। मतलब जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया प्रोग्रामिंग के अंदर ही घुसा हुआ है, हम नहीं चेक कर सकते, हम सोच सकते हैं। आप उसमें इतना कर सकते हो कि प्रोग्राम को रन करते समय डिबग करके देख सकते हो। डिबगिंग पता है? हाँ, तो डिबग करके देख सकते हो। डिबग में उसमें ये होता है कि चलो अगली बार मैं आपको एक डिबग करके दिखाऊंगा प्रोग्राम, यही वाला हम डिबग करके देखेंगे। तो आउटपुट देखेंगे ना? नहीं, आउटपुट भी देखेंगे, जब वो चेंज कर रहा होगा ना तब भी हम देखेंगे कि उसने क्या रखा है। पर
फिर भी हम फिजिकली कुछ नहीं देख पाएंगे। मतलब जैसे ये प्रोग्राम है, समझ जाना, ठीक है। हाँ देखना, फिजिकली देखना बड़ा मुश्किल है। मतलब फिजिकली तो कुछ है ही नहीं ना एक्चुअली। तो हार्ड डिस्क में आप वो मेमोरी एलोकेट करता है अपनी कैश में, रैम में रखता है ना। वॉलेटाइल मेमोरी है तो प्रोग्राम खत्म होने का सारी खत्म हो जाएगी। अगर आपको स्टैटिक चाहिए तो डेटाबेस में डालोगे आप या फाइल सेव करोगे, वो दिखती है ना। अंदर वो क्या काम करेगा हमें नहीं पता। वो नहीं पता, और वो तो समझ सकते हैं इस तरह से कि ये कैसे कर रहा है। हाँ ये एक फर्क है। मतलब अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें आपको बनने के बाद ये पता लगता है कि बिल्डिंग खड़ी हो गई। इसमें आपको ये पता लगता है कि हाँ साइड पे जाके ये सिस्टम चल रहा है। तो आपको आश्चर्य होता है कि मैंने जो प्रोग्राम लिखा था वो वाकई क्या चल रहा है। वो बैंक के जो सिस्टम है वो क्रेडिट डेबिट कर रहा है। तो ये वाकई बात नहीं है कि उसमें ये फील कर पाना कि वो कर रहा है, पर ऐसा करता है। मतलब उसमें मतलब आपका आउटपुट फिजिकल कुछ नहीं है। गुडविल है जो दिखाई नहीं देती, फील होती है। ऐसा कर सकते हो आप थोड़ी सी फील लेने के लिए कि जो एरे ऑफ पॉइंटर्स है उनके थ्रू जो स्ट्रिंग हमने सेव किए हुए हैं उनको आप फाइल में स्टोर करा देख लो सीक्वेंस में। तो आपको फाइल में सीक्वेंस बदल जाएगी। अच्छा फाइल में रमन और श्रीनिवास, इनिशियली रमन पहले आ रहा था, श्रीनिवास बाद में आ रहा था। और दूसरी फाइल बनाई मैंने स्वैप करने के बाद तो श्रीनिवास ऊपर चला गया, रमन नीचे आ गया। तो दैट इज दी, मतलब डेटाबेस में डाल लो या फाइल बना के देख लो, तो वो एक फिजिकल आउटपुट है ना। वो एक तरीका है, तो उसमें आप देख सकते हो। अदरवाइज तो ये तो सारा मेमोरी में किया हुआ है। हाँ इसमें आउटपुट जो है, पर हाँ डिबग करने का नेक्स्ट टाइम हम एक प्रोग्राम देखते ताकि आपको थोड़ा और फील होना शुरू हो के अंदर जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने सीरीज जब आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे अंदर क्या होगा हमको कुछ पता नहीं। क्योंकि अगर अंदर के लेवल पर अगर आप जैसे असेंबली वगैरह जब प्रोग्रामिंग होती थी तो उसमें टाइम बड़ा लगता था। मतलब ये हायर लेवल लैंग्वेजेस में अगर आप इसीलिए काम करो ये सारी नहीं था कि आप फटाफट प्रोग्राम लिख सकें, बड़े प्रोग्राम लिख सकें और फटाफट लिख सकें। लोग पहले असेंबली में लिखते थे, एक रजिस्टर में जाके लिखते थे कि इसमें ये रजिस्टर में वैल्यू डालो। वो छोटा सा एक प्रोग्राम होता था, वो पता नहीं कितने पेज का प्रोग्राम होता था, छोटा था, कितनी डिस्क बनती थी उसकी। और आज आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाते हो, SAP जैसे प्रोग्राम बनते हैं बड़े बड़े, सारी पूरी कंपनी का सारा डेटा मैनेज कर लेते हैं। आप क्लिक करते ही आपका लॉगिन ऑथेंटिकेट हो जाता है। इतना डेटाबेस है, 5000 लोग काम करते हैं। आपको बस सेकेंड्स भी लगते हैं कि जिसमें कि सारा आपका डेटा सिस्टम पे आप लॉगिन करके आप, तो वो कैसे हो रहा है? वो क्योंकि वो प्रोग्राम लिखे गए वो हायर लेवल लैंग्वेज में, फास्टर मशीन्स पे। हाँ भाई इसको फिजिकल आउटपुट के है इशू। तो हम डिबग करके देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये एक बार करके जरूर देखना है अपने एंड पे। मैं तो कभी टर्बो भी नहीं खोला, ये कराएंगे तो वो तो चलो। अच्छा कल हमने 2 कंसेप्ट देखे थे ना। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रिंग्स के साथ, बिल्कुल याद रख के चलना कि इसमें जैसे नल का था ना कि नल होना जरूरी है तभी उसको स्ट्रिंग कहोगे। वैसे ही क्या होता है कि जब अरे को अगर आप किसी फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है, तो वो दिखता तो अरे है पर एग्जैक्टली अंदर एज ए पॉइंटर जा रहा होता है। बस इतना है। अब इसको देखते हैं कि इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, इसके रिजल्ट क्या हैं। ठीक है, व्हेन यू पास एन अरे एज ए पैरामीटर टू द फंक्शन, इट एक्चुअली इज अवेलेबल एज ए पॉइंटर इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक इंटीजर 2 डायमेंशनल अरे बनाया 3 by 3 का, मतलब 3 रोज, हर रो में 3 कॉलम। ठीक है, और पहली रो 1 2 3 है तो कंटीन्यूअस मेमोरी मिलेगी इसको।
सीक्वेंस में मिलेगी सारी, कहीं पे ऐसा नहीं है कि वो रो में ऐसा, वो पिक्चर सिर्फ समझने के लिए थी, पर बाइट्स हमेशा एड्रेस में अगर आप देखोगे तो एड्रेस में सीक्वेंस में आ रहा है वो सारा, ठीक है। ये किसी ने ऑफ नहीं किया भाई। ओ अच्छा, आपको कॉपी करना है, ओ माय गॉड, ये क्या है भाई, क्या आवाज, सब कुछ कॉपी कर रहा है। ऐसा क्या? ये देखो, जब मैं घर में हूँ ना, ये देखो, अब मैं कुछ बोलूँगा तो उसमें आ जाएगा, आपको कैद कर रहे हैं। मतलब ये क्या है कि वो फिर से समझने के लिए है? हाँ, मतलब जब नहीं समझ में आएगा तो बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से ही पता लगेगा। सिर्फ वॉइस ले सकते हो आप? ये वॉइस भी है, आपके एक्शन भी नजर आएंगे। अंकल के तो अंकल, सर के तो बड़े बड़े अच्छे आते हैं, ये सब कुछ बोर्ड में दिखाई देता है, दिखाई देता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है, साउंड भी दिखाई देता है। मैं ऐसे लगता है क्लासरूम में ही बैठे हैं। ठीक है, हमारा कस्टमर था सिटी ग्रुप ना, जो सिटी SCITI, वो सबसे बड़ा बैंक है, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बनाया है सिटी ग्रुप, मतलब अपने में बहुत बड़ी सारी कंपनीज हैं इनकी, तो सिर्फ उनका बैंक भी है, सिटी फाइनेंशियल भी है, बहुत सारी कंपनी उन्होंने खरीद रखी हैं। तो उनकी किसी कंपनी के साथ, उनकी कंपनी में हमारा कस्टमर था किसी टाइम में, तो मेरी जब नया मैं उस पीरियड में एलोकेट हुआ, तो वहाँ पे US के लोग थे, तो जनरली इनके जो डिज़ाइनिंग स्किल्स होते हैं सॉफ्टवेयर के बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हमारे पास आज भी वो लेवल की एक्सपर्टाइज नहीं है जो उनके पास है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वो 100 साल 200 साल पहले से वो काम कर रहे हैं जो आज हमने पिछले 50 साल से शुरू किया है, और हम वो काम कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं, हम अपने हिसाब से कोई काम नहीं करते, ठीक है। तो उसके जैसे आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो ना, जब मैं शुरू में उसकी कॉल्स अटेंड करता था ना, तो टेलीकॉन्फ्रेंसेज होती हैं हमारी, ऑडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बताते हैं। अब वो पहली बार मैंने उसमें उस टाइप ऑफ डिज़ाइन पे मैं सुन रहा था, और हम 3 लोग बैठे हुए थे, और 1.5-2 घंटे की कॉल होती थी, और तीनों उसके बाद ना सिर पकड़े बैठे हुए थे कि ये क्या बोल के गया। जोसेफ इसाक्स करके बंदे का नाम था, बहुत ही अच्छा बंदा था, पर उसकी कोई बात हमारे समझ नहीं आती थी। अब चक्कर ये था कि आपको कुछ समझ में आया तो आप कुछ पूछें, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो पूछें क्या, मतलब अगर आप कुछ पूछें तो उसको ये भी समझ में आएगा कि ये पूछ कर रहे हैं, तो हम उसकी ना रिकॉर्डिंग करते थे ऐसी वॉइस, हालांकि अलाउड नहीं होता सॉफ्टवेयर में, ये बड़ा मतलब NDAs होते हैं कि डिज़ाइन आपके जब किसी प्रोडक्ट के चल रहे हैं तो वो कहीं भी आप शेयर नहीं कर सकते। तो हम अपनी लाके टेम्प्रेरी फ़ोन पर रिकॉर्डिंग करके उसको बाद बैठ के सुनते थे कि ये क्या बोला, क्या है इसने, ये क्या चाहता, क्या है इस प्रोग्राम में क्या करने आता है। वो रातों रात बैठ के एक लाइब्रेरी बना के हमारे को सुबह भेज देता था, उसको हम 3 दिन लगा रहे थे समझने में कि इस लाइब्रेरी में लिखा गया है। तो एक बार मैं अमेरिका गया ना, तो साउंड भी मतलब उनकी ऐसी होती समझ में नहीं आती। तो कोई मेरा जानकार था, उसकी दुकान पे 3 महीने मैंने काम किया, सुबह 10 से मतलब 9 से जाके 1 बजे घर। तो वहाँ जाके मुझे समझ नहीं आता, मैं घर में आप आके बोलता रहा, यार वो पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ आइटम्स इतनी है, पहले आप आइटम्स के नाम याद करें। चीज़ उनके 20 प्रकार की हैं, ब्रेड्स उनकी 20 प्रकार की हैं। तो 3 घंटे लगातार वहाँ खड़े रहना, उनको सुनते रहना, और तब जाके तो फिर मैंने क्लासेस दी, इसीलिए कि वो लोग आएंगे मेरे पास, वो मुझे बोलेंगे तो मैं उनको पकड़ पाऊँगा। तो 3 महीने क्लासेस की बहुत प्रॉब्लम होती थी, गूगल में खोलते थे मैंने क्या बोलता है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई। तो कुछ मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना था, इसी पे ही काम करना था, तो बाई चांस फ़ोन आ गया, मेरे तबीयत खराब थी, बेटे को मैंने कहा यार गलती हो गई, प्रोजेक्ट का टाइम तो निकल गया, जाना पड़ रहा है। मेरा पापा बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत अचीवमेंट ले ली, 3 महीने आपने बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे मतलब ग्रेजुएट पोस्ट ले ली, उससे कम पढ़ा था। उनको नहीं पता था कि वो आपकी अंग्रेजी सुधारने के लिए आ रहे हैं। नहीं वो कहता पापा जो काम आपने कर दिया ना यहाँ पे लोग नहीं कर सकते। उन्होंने अपार्टमेंट अपने आप फ्री दे दिया, पढ़ाओ, और जो ऐड करते रहे वो फ्री दे दी। तो शुरू में हुआ हिचक, मेरी बहुत साथ बैठ गई, तो हुआ नहीं, वैसे पापा आप कर लोगे। नहीं तो हमारा भी जैसे आप लोग इंडस्ट्री में अभी मतलब आप तो फिर भी दिल्ली में काम कर रहे हो, आपको काफ़ी सुनने को मिलता होगा, इंटरेस्टिंग हैंड्स हैं आपके, इंटरेस्टिंग हैंड्स हैं, तो वो धीरे धीरे करके आपको भी याद पड़ गई होगी कि वो ऐसा ढूंढना समझने की, जैसे शुरू में तो दिक्कत आती है ना, तो आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं शायद शुरू में, तो हमारे साथ भी ऐसा था। जब हमने नौकरी करनी शुरू की तो पहले जैसे सीमेंस में तो हमारे कस्टमर इंडियन कस्टमर्स ही थे, तो सारे ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे। फिर जब बाद में
दूसरी जगह पे इंटरनेशनल कस्टमर आने लगे, जब मैं जर्मनी गया, यूके गया, तो वहाँ पे शुरू में बड़ी फाइट आती है। शुरू में बहुत मजाक बनता है पूरा कि भाई आप वो 3 लोग बैठे हैं, वो अपना एक तो क्या होता है हमारा जिस तरीके से हम जो मजाक करते हैं उनके वो कंटेक्स्ट ही अलग होते हैं मजाक करने के। मतलब वो कुछ अपने लोकल के कुछ इंस्टांस के ऊपर कुछ इंसिडेंट्स या उनके कुछ होंगे कंटेक्स्ट, उसके ऊपर मजाक कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं और हंसना भी जरूरी है। वो क्या कर रहे हैं 5 मिनट कुछ मजाक कर रहा है भाई, चलो। पर ओवर द ईयर्स अब ये क्या बोल रहे हैं ना, अब मेरे को बिल्कुल भी जब वो बोल रहे होते, चाहे वो ब्रिटिश इंग्लिश हो चाहे यूएस वाली हो, वो 15 साल तक आवाज आता है, मेरे को बिल्कुल ऐसे ही कुछ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब एटलीस्ट उनके एसेंट में आप न बोल पाएँ, पर उनको क्या बोल रहे हैं उसको दिक्कत नहीं। तो हमारी बहू बहुत तेज थी, तो बहू से मैं पूछता था यार ये, तो बोले पापा आप एक एक आइटम के नाम याद करो। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ प्रॉब्लम है कि डिफॉल्ट वर्ड आ गया, क्या चीज़ है, पॉलीमॉर्फिज्म है, abstract, मतलब ऐसे वर्ड ही बहुत ऐसे शब्द हैं सुने ही नहीं, पहले तो वर्ड देखो फिर उसका मीनिंग देखो, फिर उसको समझो, नहीं ये भी तरीका अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल समझाया, तो हमेशा वेरिएबल वेरी से आया है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स है ना, अगर आप देखोगे तो एक्चुअली इंग्लिश के लिटरल टर्म्स के मीनिंग है कहीं ना कहीं। तो अगर आप इंग्लिश का लिटरल मीनिंग उसका ढूंढ लोगे तो बहुत अच्छी आसानी से आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअली मतलब क्या है। फॉरगेट अबाउट C++, पॉलीमॉर्फिज्म एज एन इंग्लिश क्या होता है, या वेरिएबल एज ए इंग्लिश टर्म्स में वेरिएबल क्या है। तो सेम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब कैरियर में ये जो काफ़ी सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं इसके लर्निंग के। मतलब आप बारात जाते तो आप सॉफ्टवेयर के लिए हैं, पर बहुत सारी दूसरी स्किल्स आपकी और इम्प्रूव हो जाती हैं। तो मैं भी छोटे शहर से था, उदयपुर से हूँ, मैं राजस्थान से, कॉलेज तो भी केंद्रीय विद्यालय पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो अंग्रेजी तो कोई चांस ही नहीं था। हम किसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँच गए बस, पर सारी नौकरी के दौरान ही होता है। फिर वो प्रेजेंटेशन भी वहाँ पे जब पहुँचाई नहीं खड़े होकर बोर्ड पे, तो अपने आप ही आ जाती है कि भाई क्या बनाना है क्या नहीं बोलना। तो ये है, ये नौकरी के ये सब एडवांटेज हैं जो कि ओवर द ईयर्स आप लर्न कर ही जाते हैं। तो मेरा तो काम ही प्रोविजन का रहा है, मेरा तो मतलब ही नहीं इस 35 साल मैंने प्रोविजन का काम। अच्छा, प्रोविजन स्टोर का कहाँ प्रोविजन और कहाँ ये। तो बच्चों को छोड़ा नहीं, बच्चों को काम में नहीं आने दिया, काम बंद कर दिए, और बिजनेस नहीं करना तो अच्छी नौकरी करनी है, स्टिक रहा। हाँ नहीं अच्छा है ये। आजकल तो वैसे ये है इस चीज़ की, जिन्होंने पिछले जनरेशन में बिजनेस किया था, अगर उनका बहुत अच्छा स्केल नहीं पहुँचा है तब तो बिल्कुल क्लियर है कि आप अपने बच्चों को नौकरी में डालें वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो है आजकल। तो हम चलते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ये डिफाइन किया था मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे इन मेन यूजिंग नेम ऑफ अरे। इसको थोड़ा और छोटा करते हैं। हर बार लेक्चर लेते हैं, नए नए वर्ड आते रहते हैं, स्पेल भी नहीं आते, फिर वो स्पेल करो, फिर तो देखो, फिर समझो। आपका तो कंटेंट भी तो बहुत लार्ज होता जा रहा है ना। मतलब इन्होंने 4 साल 5 साल लगाए हैं पहले एक एक मतलब पार्ट्स में कुछ वो उस समय गया सब कुछ ऊपर से होगा, पर अपने आप में फिर भी एक मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो आप एक साथ खूब सारे वर्ड सुन रहे हो, 4 साल में खूब सारे वर्ड सुने, तो अब वो वर्ड का डिस्टिंक्शन पता लग रहा है कि अच्छा वो होता क्या था, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। नहीं वो तो एक शब्द मुझे दे दोगे ना, तो उससे 4 पेज तो मैं लिख दूँगा, अपनी लैंग्वेज में लिखूँगा। मुझे IT की लैंग्वेज में लिखना पड़ा मुझको, एक एड्रेस वर्ड लिख दो, एड्रेस में 4 महीने लग दूँगा। बच्चों ने हेल्प बड़ी की है जी मेरी। अच्छा हाँ, सब बच्चों। तो ये हमारा एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे इन मेन यूजिंग नेम ऑफ अरे ए, ठीक है। मतलब हमने ए पर डबल डायमेंशनल अरे बनाया था, और ए से हम एड्रेस देखते हैं कि ए का एड्रेस क्या आ रहा है, ठीक है। ये पहला प्रिंट है। अच्छा, अगर एक से अगर 2-3 नाम आ रहे हैं तब कैसे वो कर लेगा? नहीं, वो मल्टीपल सेम नाम के मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं बनाना देता है। अगर आप ए नाम से दूसरा वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर रोक देगा। ये अब अभी हमने बाकी कमेंट कर रखे हैं, ये दोनों कमेंटेड हैं, ये भी कमेंटेड है, सिर्फ वही एक वैलिड ए का मल्टी डायमेंशनल है।
मतलब ये कंपाइल नहीं होगा ये वाला, ये कमेंटेड है, मतलब ये कंपाइलर वो मैंने समझ गया। हाँ कमेंटेड है। मतलब यू नाम से अगर 4 नेम है तो चारों को उठाएगा कैसे? अच्छा, आपने कॉलम और वो दिए। हाँ। तो यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे नेम यूजिंग नेम ऑफ अरे ए 655508 में शुरू होगा, ठीक है। अब आते हैं एक फंक्शन में बना रखा है FO2, ठीक है, और इसमें एक मल्टी डायमेंशनल अरे एज एन इनपुट ले लेगा, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बी का एड्रेस ले रहे हैं, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे इनसाइड 2 यूजिंग नेम ऑफ अरे बी, ठीक है, तो इसके अंदर बी नाम का एलिमेंट है। अब यहाँ दूसरा आंसर ले रहे हैं हम इसका प्रिंटर कि एड्रेस ऑफ बी इनसाइड 2, मतलब अपने आप में बी अपने आप एक पॉइंटर भी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी फंक्शन में आप अरे डाल रहे हैं तो ये अपने आप में बी ऐसे पॉइंटर ट्रीट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे, बी को अपने आप में एक अलग मेमोरी मिलेगी और बी की वैल्यू अपने आप में उस ए को पॉइंट कर रही होगी, जो कि हमने इसमें बाहर से पास किया है। जब टू कॉल किया है तो ए पास किया है, ठीक है। ए अपने आप में मल्टी डायमेंशनल अरे है, यहाँ F2 में ए पास किया, ठीक है, और ए अपने आप में यहाँ पे ऐसे पॉइंटर अंदर मिलेगा, तो ऐसे पॉइंटर मिलेगा तो बी में बी का अपने आप में एक एड्रेस होगा, ठीक है, और बी का जो बी जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा उसका वो जो एड्रेस वो ए का ही एड्रेस है, सेम आएगा ये वाला एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इनसाइड 2 यूजिंग नेम ऑफ एरे बी इज दिस। तो इसको अगर हम चलाते हैं तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तो मेन में हमने लिया ना बाहर ए, और एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे इनसाइड 2 यूजिंग नेम ऑफ अरे बी इज अगेन द सेम, ठीक है, पर बी अपने आप में अलग है। ये 6508 है ये, ठीक है, और ये एड्रेस ऑफ बी इनसाइड 2 इज 65506। बी अपने आप में एक स्पेस ले रहा है, ठीक है, इसका एक एड्रेस है 65506, ठीक है, और यहाँ जब कॉल कर रहे थे हम टू और ए जब पास किया था तो हमने ए का बाहर एड्रेस देखा था 65508, ठीक है, मतलब पहले एलिमेंट का, मतलब ए अपने आप में तो खैर कंटीन्यूअस अरे है 3x3 का, तो जो पहला एलिमेंट है वो 65508 था, तो बी की वैल्यू एक्चुअली उसको मिली, ये एज ए पॉइंटर था यहाँ पे, वहाँ से एड्रेस आ रहा था, तो यहाँ पे एक्चुअली इसको मिली 65508, और इसकी अपनी एक मेमोरी इसको मिली जिसका एड्रेस है 65506। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जबकि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो प्रोग्राम के बाहर आपको ये असाइनमेंट अलाउड ही नहीं होगा, मतलब एक मिनट ये अगर आप प्रोग्राम से बाहर करके देखोगे तो ये अलाउड ही नहीं है।
कल याद है हमने एक चीज देखी थी, कांस्टेंट पॉइंटर के बारे में पढ़ा था कि ए अपने आप में उसमें से कैरेक्टर एरे को लेके पढ़ा, ठीक है। मतलब हमने कैरेक्टर ए बनाया था, ए बी सी, और फिर एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया था ए बी सी, ठीक है। ये पीटीआर था, ए बी सी कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था कि आप ए का हमेशा नया एड्रेस नहीं दे सकते हैं। ए को ये हमने देखा था कि इसको तो चेंज कर सकते हो, इसको हमेशा किसी नए स्ट्रिंग को पॉइंट करवा सकते हो, पॉइंटर को। ये कैरेक्टर पॉइंटर है जो शुरू में एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है बेसिकली। तो आप क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको आप हमेशा चेंज कर सकते हो, इसको आप हमेशा किसी डी ई एफ पे भी करवा सकते हो। मान लो कि कैरेक्टर पॉइंटर ptr1 था और DEF था, ठीक है। तो मैं ptr1 कर सकता हूँ, ठीक है। ये ABC था, यहाँ पे ptr1 बना है DEF, ptr को मैं हमेशा ptr1 कर सकता हूँ, ठीक है। पर इसको नहीं चेंज कर सकता। ये तो देखा ना, दो रूल पड़े थे हमने कि लास्ट में नल होना चाहिए और कैरेक्टर एरे उसको हम कभी उसका रीएड्रेसिंग नहीं कर सकते। ये सेम ही चीज यहाँ पे है जब हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आप इनिशियलाइज कर लिया आपने, पर ये आप नया इनिशियलाइज कर सकते हैं, नए इनपुट नया एक बना सकते हैं सेट ऑफ अरेज, सेट ऑफ इंटीजर्स, बट किसी और का एड्रेस उठा के इसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। पर इसका एक्सेप्शन है कि जब ये फंक्शन में पास होगा तो आप ये काम कर सकते हैं। चलो याद है ना, कल हमने ये चीज की थी ना कि इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब a++ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब a का एड्रेस a+1 हो जाएगा, वो भी नहीं कर सकते आप। पर ये एक्सेप्शन है कि फंक्शन में जब आप इस तरह से पास करेंगे अरे को, तो वो अलाउड है। क्यों? क्योंकि वो एज ए पॉइंटर ट्रीट करता है इसको। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ दैट रूल, और ये हमेशा होगा, ये यूज करते हैं इससे, ठीक है। अब इसका अंदर देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। यहाँ पे हम इसको इसका अब क्योंकि पॉइंटर है, यहाँ पे हम b को b+1 कर देते हैं। अरे ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा है। अब एक काम करते हैं, आप लोग ये C फाइल पर से ले जाना, ठीक है, और आप ये रन करके देखो, ठीक है। और इसको अनकमेंट कर देते हैं इस वाले, ठीक है। मतलब आई लीव दिस पार्ट विद दीज टू लाइंस कि इनका आउटपुट क्या होगा। अगर आप ये करें और उसके बाद ये एलिमेंट चेंज करते हैं तो बाहर आकर के, अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब मैंने पहली क्लास में ये देखा था कि फंक्शन में आप अगर यहाँ पॉइंटर होता मान लो, ठीक है, दिखने में तो पॉइंटर नहीं है, हमें अगर कोई भी वैल्यू फंक्शन के अंदर चेंज करनी है और बाहर रिफ्लेक्ट करवा रही है तो हमेशा यहाँ पॉइंटर भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर नहीं नजर आ रहा, तब भी